विपक्ष बार बार कह रहा है कि दिल्ली से पर्ची आती है तो मुख्यमंत्री बन जाता है। कांग्रेस से तो बेहतर है जो कान में फुस्सी मार के किसी से को भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना देती है। डॉक्टर साहब को पायलट जी की और पायलट को डॉक्टर साहब की बड़ी फिक्र है क्या? कम दिया क्या गहलोत साहब को, थोड़ी सी उम्र में पीसीसी चीफ बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, 3 बार मुख्यमंत्री रह ले। फिर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था चुनाव से ठीक पहले, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा। और हम कर्ज माफी में भरोसा नहीं करते। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के साथ भी न्याय नहीं हुआ, उनको उनके कद के अनुसार पद नहीं मिला। मैं इस बात का पक्ष धरूं, जिस हिसाब से आपका कद है उस हिसाब से पद नहीं मिला। जब समय आएगा जब सब कुछ मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब समय के इंतजार में और भाग्य के विश्वास नहीं पड़ेगा। समय ने तो अर्जुन के तीर कमान और बाण भीलों ने झपट लिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में नई सरकार को आए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है, कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है, मगर कैबिनेट में कुछ मंत्री या यूं कहें कि कुछ नेताओं को ऐसा विभाग दिया गया जिनसे उनके कुछ एक मंत्रियों के समर्थक खासा नाराज है। वो कह रहे हैं कि उनके कद के हिसाब से उन्हें शायद पद नहीं मिला। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आज हमारे साथ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मौजूद है। डॉक्टर साहब, पंजाब केसरी पर पहले आपका स्वागत करूंगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि राजनीति में जिस हिसाब से आपका पद है, उस हिसाब से जिस हिसाब से आपका कद है, उस हिसाब से आपको कद मिला है कृषि विभाग? देखो ऐसा है, मेरा जन्म गांव में हुआ, हम्म। किसान का बेटा हूँ। थोड़ी बहुत शुरू के दौर में खेती भी की थी। हम्म। तो गांव का विभाग यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय जी। और किसान का विभाग हम्म। यानी कृषि मंत्रालय मेरे को मिला है। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है कि मैं किसानों की और गांव के गरीबों की सेवा कर सकूंगा। जी। किसान और गांव के गरीबों के लिए महात्मा गांधी ने ग्रामोदय के लिए कहा था। हम्म। तो जो गांधी जी ने कहा है वो विभाग मेरे को मिल गया। हम्म। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की थ्योरी दी थी हम्म। कि जो गांव का आदमी अंतिम पंक्ति में अंतिम में खड़ा है उसको बराबरी में लाना। तो मैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ। हम्म। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के विचारों को विभाग मिला है, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि राजनीति में जो आपका कद रहा है या आपने पिछले 5 साल से जो संघर्ष किया है, आपकी भाषा में कहूँ तो बाल सफेद किए हैं आपने संघर्ष कर करके, तो क्या गवर्नर या मुख्यमंत्री का पद ज्यादा सूट नहीं करता आपको? आप सड़क पर चलती होंगी, हम्म। ट्रक देखे होंगे, बिल्कुल। उस पर लिखा रहता है हम्म। भाग्य से पहले और समय से ज्यादा और भाग्य से पहले कुछ मिलता नहीं। हम्म। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। हम्म। तो ये है, जब समय आएगा जब सब कुछ मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब, समय के इंतजार में और भाग्य के विश्वास करना पर ही हैं। पड़ेगा। हम्म। समय ने तो आ, अर्जुन के तीर कमान और बाण भीलों ने झपट लिए थे। हम्म। समय का ही तो परिणाम था जिसने महाभारत में जीत दिलाई। हम्म। उसको भी घुटने टेकने पड़े भीलों के आगे। बेहद- समय ही है, वक्त बलवान होता है, समय बलवान होता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, वक्त बड़ा बलवान होता है और आप शायद इसी इंतजार में हैं। इसके साथ ही बात करूंगी, कृषि विभाग आपको मिला है, आप बार बार कह रहे हैं कि आप किसान के बेटे हैं, गांव से आते हैं। अब जो राजस्थान का किसान है वो क्या उम्मीदें करे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से? फसल बीमा योजना में जो घोटाले हुआ करते थे, हम्म। भेदभाव करना किसानों के साथ हुआ करता था, हम्म। न घोटाले होंगे न भेदभाव होगा। हम्म। और ढेर सारी सब्सिडी किसानों को दी जाती है हम्म। कई केंद्र की और राज्य की योजनाओं के द्वारा। वो धरातल पर नहीं उतरी। कई जगह किसानों को जानकारी नहीं है। किसानों को जानकारी देना और उस पर धरातल पर उन योजना को उतारना मेरी जिम्मेदारी है। फर्टिलाइजर समय पर नहीं मिलता, मिलता है तो घटिया मिल जाता है। बिल्कुल। बीज समय पर नहीं मिलता, मिलता है तो घटिया मिल जाता है। किसान को खून के आंसू रोने पड़ते हैं। अभी नरमे का बीज दिया था गत बार गंगानगर में, जी। तो नकली बीज दे दिया तो किसान रोया था। तो किसान को आंसू पहुंचने का काम मैं करूंगा। जी।
किसान के आंसू पहुंचने का काम करेंगे, लेकिन किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है फसल खराबी का मुद्दा। हम चांद पर पहुंच गए हैं, मंगल पर पहुंच गए हैं, मगर आज भी किसान की फसल खराबी का जो आकलन है, उसमें ये किया जाता है कि पटवारी खेतों में पहुंचता है, अपने आंखों देखा हाल बयां करता है और इस हिसाब से ये तय करता है कि फसल का खराबा कितना देखो हुआ हमने है। ये तय इसमें क्या किया, ये बदलाव? देखो मेरी बात सुनो। हम्म। कैलेमिटी रिलीफ फंड होता है भारत हम्म। सरकार का, जिसको सीआरएफ कहते हैं। जी। उससे भारत सरकार ऐसे जो है किसानों को राहत देती है। हम्म। तो पटवारी जांच करता है। हम्म। अब हमने तय किया है कि पटवारी के साथ हमारे कृषि विभाग के अधिकारी भी होंगे, जो टेक्निकली साउंड होते हैं। हम्म। पहले 50% पर रिलीफ दिया जाता, 50% खराबे पर। हम्म। अब मोदी जी ने कर दिया 33% खराबे पर किसानों को राहत दी जाएगी, हम्म। तो उसकी पूरी पालना करेंगे। लेकिन सर, ये जो फसल खराबी का आकलन जिस हिसाब से लगाते हैं, क्या इसमें बदलाव होना संभव नहीं है, कर इसमें दिया ना नवाचार बदलाव, आना? 50 से 33% कर दिया। नहीं, जिस हिसाब से आकलन लगाते हैं कि पटवारी खेतों में जाता है, फसल खराबों का बदलाव कर रहे हैं ना, आंखों देख। पटवारी के साथ साथ हम्म। टेक्निकल एक्सपर्ट एक्सपर्ट जाएंगे। एग्रीकल्चर ऑफिसर भी हम्म। रहेगा। जी। तो वो ठीक है। और डॉक्टर साहब, मैं एक बात ये पूछना चाह रही थी कि किसान कर्ज माफी का मुद्दा, कांग्रेस ने इस मुद्दे को बखूबी खपाया। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो मैं बीजेपी के। खपा किसानों को गुमराह किया गया। हम्म। 1 से 10 तक गिनती राहुल गांधी ने बोल के 10 हम्म। दिन में हम्म। संपूर्ण कर्ज माफी कर देंगे, हम्म। वो की नहीं है। हम्म। किसान के साथ विश्वासघात किया गया, और हम कर्ज माफी में भरोसा नहीं करते। लेकिन बीजेपी के हम मैनिफेस्टो हम में ये शामिल था। न हम इस बात में भरोसा करते हम्म। हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति कैसे समृद्ध हो, हम्म। कैसे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, हम्म। ताकि उसको कर्जा लेने की हम्म। आवश्यकता नहीं पड़े। हम्म। ऐसी व्यवस्था इन योजनाओं के तहत हम किसान को देंगे। लेकिन फिर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था चुनाव से ठीक पहले, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा या कर्ज माफी की जाएगी, उसका क्या? नहीं, किसानों के उत्थान के लिए हम्म। उनकी आय को बढ़ाने का संकल्प पत्र में वादा किया था, हम्म। जो हम वादा निभाएंगे। निभाएंगे। डॉक्टर साहब, एक ये विपक्ष बार बार एक बात उठा रहा है और एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, पर्ची सरकार। विपक्ष बार बार कह रहा है कि दिल्ली से पर्ची आती है तो मुख्यमंत्री बन जाता है, दिल्ली से पर्चियों में नाम आते हैं और इस हिसाब से मंत्रियों का चयन कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, पर्ची तो दिखती है, हम्म। इसमें भजन लाल है, किरोड़ी लाल है? लेकिन अब इन्होंने कल जो बनाए प्रतिपक्ष के नेता हम्म। और पीसीसी के चीफ, जी। वो तो कान में कह के बना दिए, हम्म। कान में सुर्री मारी, वही बन गया। हम्म। उनके वो डेमोक्रेसी नहीं है। कम से कम हमारा केंद्रीय नेतृत्व ये तय करके भेजता है कि फलाना सीएम होगा, हम्म। फलाना प्रदेश का अध्यक्ष होगा। हम्म। वो तो कान में सुर्री मारते हैं हम्म। और पता ही नहीं लगता कब क्या हो गया। हम्म। इसलिए पर्ची पर्ची तो विधानसभा में भी हमको एमएलएज को हम्म। बावला जी ने चालू की थी, तो उन सब मुद्दे उठाते हैं। पर्ची कोई बुरी बात नहीं है। पर्ची से हम बड़े गंभीर मुद्दों को भी विधानसभा में उठाकर सरकार को बाध्य कर देते थे उसमें कार्रवाई करने के लिए। इसलिए एक पर्ची कोई बुरी परंपरा नहीं है। कांग्रेस से तो बेहतर है, जो कान में फुस्सी मार के किसी से को भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना देती है। जी। एक सर, ये संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी को राजस्थान से विदा कर दिया गया है, अब नए संगठन महामंत्री आएंगे, लोकसभा चुनाव सर पर है, किस तरह देखते हैं? संगठन की प्रक्रिया है। पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया थे, जी। उनसे पहले मदन जी थे, बिल्कुल। और उनसे पहले हम्म। एक संगठन का एक प्रक्रिया का हिस्सा है संगठन मंत्री को बदलने का। तेलंगाना में आवश्यकता है, ऐसी स्टेट है जहाँ हमारा पार्टी का आधार कम है और वो अनुभवी संगठन मंत्री हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी काम किया और हमारे यहाँ भी काम किया, जिस कारण सरकार आई, तो काम को बढ़ावा देंगे, इसलिए उनको ऊपर लगाया है। कोई उनको दंडित किया है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दंडित करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। जो काम करता है, वर्क इज वर्शिप्ड। हम्म। सर, सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि डॉक्टर साहब को पायलट जी की और पायलट को डॉक्टर साहब की बड़ी फिक्र है, क्या कहेंगे? भाई पायलट की फिक्र तो ऐसा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम्म। वो कांग्रेस का मामला है, हम्म। मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यूथ जवान लीडरशिप को आगे ला रही है और कांग्रेस में धक्का मारा जा रहा है, जिसके कारण यूथ लीडरशिप कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भाग रही है। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, चाहे वो मिलिंद जी। देवड़ा भी गया है। बिल्कुल।
तो भारतीय जनता पार्टी प्रमोट कर रही है यंग लीडरशिप को, वहीं कांग्रेस धक्का मार रही है। कम दिया क्या गहलोत साहब को, थोड़ी सी उम्र में पीसीसी चीफ बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, लीडर ऑफ द अपोजिशन रह गए, संगठन में महामंत्री रह गए, संगठन के सलाहकार रह गए, और उसको सब कुछ देने के बाद भी एक जवान व्यक्ति को धक्का देके निकाल दे। और वो मेरे इलाके में उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके पिताजी से मेरी दोस्ती थी राजेश पायलट से, तो स्वाभाविक है कि मैं इस बात का पक्ष धरूं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के साथ भी न्याय नहीं हुआ, उनको उनके कद के अनुसार पद नहीं मिला। अब वो उनका सोचना अलग है, मेरा सोचना ये है कि मेरे कद के हिसाब से पद मिल गया, किसानों की और गांव के लोगों की सेवा करने का इससे बड़ा कोई मौका नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव सर पर है, राज्य में तो राजस्थान में तो प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल कर ली है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? प्रचंड करेंगे। आज आप कार्यालय आती तो देखती कि राज्य भर की 200 महिलाओं को मैंने बुलाया। आजीविका मिशन केंद्र ने चलाया है, जो मेरे डिपार्टमेंट के अधीन है, यहाँ उसको राजविका कहते हैं। और उन प्रमुख महिलाओं को 200 जो राज्य भर से आई मैंने बुलाया है कि स्वयं सहायता ग्रुप जो हैं उनको हमें शक्ति देनी है। गांव की गरीब महिला या शहर के गली की वो गरीब महिला जिसके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, गांव में वो महिला जो गरीब है, जिसके पास खेती नहीं है, उसको ऊपर उठाना, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, उसके लिए जो स्वयं सहायता ग्रुप बने हुए हैं उनसे संपर्क करना, स्वयं सहायता ग्रुप को मजबूत करना, और केंद्र और राज्य की योजना से जो लाभ मिल रहा है वो लाभ उनको देना। उस दृष्टि से मैंने 200 महिलाएं बुलाई। अब 200 महिला 2 महीने बाद देख लेना, मैं 2 लाख महिलाएं जयपुर में इकट्ठी करूंगा, स्वयं सहायता ग्रुप की, देश के इतिहास में जो आज तक नहीं हो। तो ये पार्टी से महिलाओं को जो आधी आबादी है उसका कनेक्ट करने का काम मैंने चालू कर दिया है। जी डॉक्टर साहब, एक ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएस मेंस 2023 के जो अभ्यर्थी है वो धरने पर बैठे हैं और मांग सिर्फ इतनी है सरकार से कि तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं बचा। आप भी मुख्यमंत्री जी से भी आप मिले, इससे पहले भी आप उन लोगों से जाकर धरना स्थल पर आपने मुलाकात की है। सिर्फ एक छोटी सी मांग है, कैसे देखते हैं? राज्य में कोई मंत्री बहुत धरने हुए, यूनिवर्सिटी पे हुए, शहीद स्मारक पर हुए, वहाँ जयपुर की टनल के बाहर में बैठा था, हैं? कोई कांग्रेस के मंत्री ने जाके संभाला? मैंने जाके उनको संभाला। इसीलिए आपकी तारीफ मैंने उनको आश्वस्त किया है कि आपको हम वाजिब मांग मेरे को लगती है, और मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, हम फीडबैक ले लिया है, और इस पर कल फैसला हो जाएगा। कल फैसला हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। हाँ या ना में फैसला हो जाएगा, मगर अगर ना हुआ तो संभावना हकी है। संभावना की है। मंत्री जी, एक सवाल और ये कि आप क्योंकि वापस एक बार फिर से राज में आई है बीजेपी और आपको मंत्री पद दिया गया है, आपकी धर्मपत्नी गोलमा जी कितनी खुश हैं? खूब खुश हैं वो तो, जितने मैं खुश हुआ था गोलमा मंत्री बनी थी उतना मैं वो खुश हैं, क्योंकि मैं 20 साल बाद फिर मंत्री बनने का नंबर आ गया, तो खुशी है। एक अंतिम सवाल, राजस्थान का किसान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कृषि मंत्री बन जाने से कितना आश्वस्त रहे? वो तो आप किसानों से पूछो, मैं तो उनकी मांगों पर, उनकी बातों पर, उनके कामों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, उनकी मांगों पर। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आपने सुना, तमाम तरह के मुद्दों पर हमने बात की, वो सभी सवाल जो आपने हमसे पूछे थे उन पर हमने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बयान जानने की कोशिश की। इसके साथ ही राजस्थान में जैन समाज जो कि लगातार आवाज उठा रहा है कि उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, मगर उनकी सुध न केंद्र सरकार ले रही है न राज्य सरकार, इस पर भी हमने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बात की। आपकी क्या कुछ राय है इनके बयानों पर, इनके मुद्दों पर और किसानों को दिए गए इनके आश्वासन पर? आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।